Good morning class. From today we will start the inorganic chemistry. So first of all I will discuss the syllabus with you. In inorganic chemistry we have two sections and there are total 4 chapters. In section A, first chapter is metal ligand bonding in transition metal complexes. जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर जो मेटल एंड लिगेंड की बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उस बॉन्डिंग को इफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो सभी जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो चैप्टर है थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे जो है थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सिमिलर वे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, पर्टिकुलरली प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्सेस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में जो फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मींस मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आगे जाके स्पिन ओनली फॉर्मूला, एलएस कपलिंग जो होती है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मूवमेंट में और इसकी एप्लीकेशंस, इन सभी को डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, कौन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। फिर उनके सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली उनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो जो ट्रांजिशंस होंगी वो भी डी ट्रांजिशंस होंगी, तो उनके लिए क्या सिलेक्शन रूल होता है। सिमिलर वे में स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स को फाइंड आउट करना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और इसी के आगे प्रोसीड करेंगे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे अलग अलग स्टेट्स के लिए। ओके, मैं आपको जो है सिलेबस की कंप्लीट पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो आज जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं ये जो है इनकी काफ़ी अच्छी टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने की। उसका क्या रीज़न है, बेसिकली उसका जो रीज़न है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से जो है इन मेटल्स की काफ़ी अच्छी टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फॉर्म करने की। अब जो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास बन रहे हैं ट्रांजिशन मेटल की, उसके बीच में जो मेटल है और जो लिगेंड है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, इसके लिए जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने काफ़ी अटैम्प्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले जो इस पे स्टडी करनी स्टार्ट की थी वो स्टडी स्टार्ट हुई थी वर्नर ने। वर्नर एक साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए जो इनकी थ्योरी है उस थ्योरी को हम बोलते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स ने जो है थ्योरी प्रपोज की थी, दिस थ्योरी इज़ नोन एज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और ये जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट था इसमें। इसने जो बेसिकली एक्सप्लेन की थी थ्योरी, इसमें जो है इसने बॉन्डिंग की बात की थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की कहा था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली जो है उसमें 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने जो बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी वो बॉन्डिंग जो है 2 तरह की वैलेंसीज के ऊपर एक्सप्लेन की थी। वैलेंसी कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है किसको कोरस्पॉन्ड करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट को, मेटल की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। Primary valency correspond to oxidation state and the secondary valency correspond to the coordination number। अब जो secondary valency है या फिर मैं coordination number की बात करती हूँ, इससे जो है हमें पता चलती है स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स की।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उससे जो है हमें उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। अब जो वर्नर की जो थ्योरी है, इसने जो है कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। इसकी जो थ्योरी थी मीन्स उसका जो है कोई भी बेसिस, थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था, जिसकी वजह से जो है इसकी जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। इसके बाद जो फर्स्ट अटैम्प्ट बनाया था वो बनाया था नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ सिडविक। सिडविक ने जो है बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन किया था, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को, और इन्होंने जो है एक्सटेंड की थी लुईस थ्योरी को, जो हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हैं, लुईस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सिडविक ने जो है लुईस थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया था। इसने क्या कहा था कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग होगी उसमें जो मेटल एटम होगा, मेटल एटम है या फिर आयन है, एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयन के फॉर्म में हो सकते हैं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से। मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड, और कितने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अंटिल इट अचीव द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा लिगेंड से, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा कब तक, जब तक वो जो है जो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है उसको अचीव नहीं कर लेता। और उसके लिए जो है इसने एक टर्म दी थी यहाँ पे EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स EAN इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by central metal ion plus electron gained by it from ligands। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगा कि मेटल के पास जो है अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजेस्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड से गेन कर रहे हैं। अब जो ये थ्योरी थी इसमें भी जो है फिर से जो इसकी कमी थी वो यही थी कि इसमें भी जो है इसने फंडामेंटल बेसिस कुछ नहीं लिया था, सिंपली जो किस चीज़ के ऊपर मेनली एम्फेसाइज किया था, स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेंगे उसमें मेटल क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कब तक करेगा, जब तक जो है वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अचीव नहीं कर लेता। मीन्स इसमें भी जो है ये जो थ्योरी है ये भी जो है फंडामेंटल बेसिस के लिए इसकी कमी थी, और जो है सिंपली जो है बस एक स्टेबिलिटी बता रही थी इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन की। अब फिर जैसे जैसे थ्योरीज एडवांस होती गई, पहले वर्नर्स ने थ्योरी दी उसमें कुछ एक लिमिटेशन थी, फिर सिडविक ने दी, इसके बाद जो है इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, टोटल जो है यहाँ पे 3 थ्योरीज है जिनको हम मॉडर्न थ्योरीज भी बोलते हैं। थ्योरीज ऑफ मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इन थ्योरीज को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड वन इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड थर्ड इज MOT, दैट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिमिलर वे में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इस जो चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जो है हमें डिटेल जो स्टडी करनी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डिटेल स्टडी करनी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बट मेनली जो है इसकी हमें यहाँ पे लिमिटेशंस को स्टडी करने की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी और उनको जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किस तरीके से ओवरकम किया था, ये जो है बे डिटेल में जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट थ्योरी लेके चलते हैं, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी, लाइनस पॉलिंग ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बेसिकली ये जो थ्योरी बेस थी वो किस अजम्पशन के ऊपर बेस थी कि जो मेटल आयन होगा
मेटल आयन प्लस लिगेंड, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग जो होगी वो प्योरली कोवलेंट होगी। ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे हमें जब दोनों थ्योरीज में कंपेयर करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने क्या एज्यूम किया था कि जो बॉन्डिंग होगी बिटवीन द मेटल एटम और द लिगेंड टू बी प्योरली कोवलेंट, कि उनके बीच की मेटल एटम और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, बॉन्डिंग प्योरली कोवलेंट होगी। और इसने जो है सिंपली ये जूम करके चलते कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी उसमें क्या होगा, मेटल जो है वो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा। मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे एंड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड जो है उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल होंगे, और जो मेटल है, मेटल जो है अपने ऑर्बिटल्स जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो एक हाइब्रिडाइज होंगे आपस में, और वो जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सेट बन जाएगा, और जो डायरेक्टेड होंगे लिगेंड की साइड पे एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी उन कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो मेन जो बेसिक थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वो क्या थे कि जो मेटल है, मेटल के पास जो है अपने वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोई भी हो सकते हैं, वेदर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, इन तीनों में से कोई भी, कि मेटल के पास जो है वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे आपस में वो हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइज करने के बाद हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो लिगेंड की साइड पे डायरेक्ट होंगे, और जो उनके बीच की जो ज्योमेट्री है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी दोनों के बीच की। अब जो ये बॉन्डिंग है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, ये कैसे अराइज होगी, इसके लिए हमारे पास क्या है, जो लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो, और वो जो लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैप करेगा, और जो बॉन्डिंग होगी हमारे पास वो बॉन्डिंग होगी कोवलेंट सिग्मा बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं हम कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, ये मेरे पास सपोज करो मेटल है, ये मेटल का जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मेटल का एस, पी और डी तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, और ये क्या इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। सिमिलर वे में लिगेंड होगा, लिगेंड का जो ऑर्बिटल होगा वो फील्ड ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है दोनों आपस में। ये हो गया वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये होगा फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। दोनों आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, कंबाइन ओवरलैप करेंगे, सॉरी, मेटल के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, फिर वो लिगेंड जो है फील्ड ऑर्बिटल होगा वो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने पे जो है हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा ये। अब ये इसमें हो क्या रहा है, मेटल के पास तो अपना एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल है, और लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो फील्ड ऑर्बिटल है, मींस लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रहा है, तो इनके बीच की जो बॉन्ड होगी वो कैसी होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, कोवलेंट बॉन्ड तो होगी कि दोनों में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बट यहाँ पे क्या, लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, तो बॉन्ड जो होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, और टुवर्ड्स होगी मेटल की साइड। अब ये जो बॉन्डिंग है, आप सभी को ये तो पता ही है कि जो फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास बनती है वो सिग्मा बॉन्ड बनती है। अब यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रही है, इसके साथ साथ जो है पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो सकती है, बट उसके लिए जो मेन बेसिक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होगी, जो लिगेंड है और जो मेटल है दोनों के पास जो है सूटेबल ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर मेटल के पास भी प्रॉपर वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास भी, दोनों की ही बात है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए तो लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। तो अगर दोनों के पास ही सुटेबल ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो उस केस में क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगी उसमें जो है पॉसिबिलिटी होगी कि पाई बॉन्ड भी जो है वो फॉर्म हो सकती है। और मेटल के कितने जो ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के। टोटल नंबर ऑफ मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सपोज करो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या हुआ, टोटल जो है 2 d ऑर्बिटल होंगे, 1 s ऑर्बिटल होगा, और जो टोटल 3 है जो है p ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब जो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं
एस का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के जो 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ये भी 2 तरीके से होंगे। ये हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं एंड सेकेंड थिंग आउटर डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। इनर कौन से होंगे n-1 डी ऑर्बिटल्स और आउटर कौन से होंगे n डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर जो आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है मीन्स एन डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जो है इसके केस में जो है ऑक्टाहेड्रल केस में जो है हमारे पास अगर हमारे पास जो है इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनर का मतलब n-1 डी, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3। ये किस केस में होगी, इनर डी ऑर्बिटल्स जब इन्वॉल्व होंगे। सिमिलर वे में अगर आउटर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp3d2 और इसको बोलेंगे, इस केस में आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसलिए इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और जो इनर वाला है इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल के कितने ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के। अब जैसे सपोज करो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे पास 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब क्या होगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब कि 2 मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, फर्स्ट एस और सेकंड पी। हाइब्रिडाइजेशन एस पी होती है तो शेप कौन सी होती है, लीनियर शेप। और लीनियर शेप की किस तरीके से ज्योमेट्री होती है, सेंटर में मेटल होगा, एक लिगेंड इस साइड होगा और एक लिगेंड इस साइड होगा। ठीक है, मेटल के ऑर्बिटल को मैंने डार्क कर दिया और जो लिगेंड के ऑर्बिटल है वो इस तरीके से हो रहा है, तो ये मेटल का ऑर्बिटल हो जाएगा और ये साइड में जो है 2 लिगेंड के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्लियर। सिमिलर वे में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, मीन्स सेंटर में जो है मेटल होगा और ट्रायंगुलर शेप में 3 लिगेंड साइड में होंगे इसके। इस तरीके से। क्लियर। सिमिलर वे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कौन सी होगी, sp3 हो जाएगी। sp3 की कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल का मीन्स सेंटर में एक मेटल होगा, एक लिगेंड ऊपर की साइड होगा और 3 लिगेंड नीचे की साइड होंगे। ये सब तो मैंने ही पढ़ाया है आपको, पहले पढ़ा हुआ है सबने किस ज्योमेट्री के रिगार्डिंग कौन सी शेप होगी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में ही 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप होती है। सिमिलर वे में एक हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2। dsp2 इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल, इनर वाला जो डी ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होता है और इस केस में जो शेप होगी वो शेप होगी स्क्वेयर प्लेनर। स्क्वेयर प्लेनर कैसे होगी, सेंटर में मेटल होगा और इस तरीके से एक स्क्वेयर की शेप में टोटल साइड्स में 4 लिगेंड्स होंगे। क्लियर, ये स्क्वेयर प्लेनर शेप हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, अब dsp3, टोटल 1 2 एंड 3 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ, जो dsp3 होती है इसकी जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बाईपिरामिडल। ट्रायंगल बाईपिरामिडल मीन्स एक तो ट्रायंगुलर शेप में होंगे 3 लिगेंड्स लगे हुए और बाईपिरामिडल का मीन्स एक एक जो है पिरामिड की शेप में ऊपर नीचे होंगे लिगेंड्स। अब इन सबको ऐसे डॉटेड शो कर देंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल बाईपिरामिडल शेप। क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ही इसमें मैंने इनर डी ऑर्बिटल लिया था तो ये dsp3 होगी थी। सिमिलर वे में अगर आउटर डी ऑर्बिटल है तो ये हो जाएगा sp3d। इस शेप को हम देखो dsp3 तो ट्रायंगल बाईपिरामिडल शेप थी, अगर अब sp3d है sp3d तो इस केस में क्या होगा, स्क्वेयर पिरामिडल। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो शेप है स्क्वेयर पिरामिडल। स्क्वेयर का मतलब पहले एक स्क्वेयर शेप में बनाएंगे, टोटल जो है 4 लिगेंड्स लगे होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर ऐसे,
और पिरामिड का मीन्स एक जो है ऊपर की साइड ऐसे लगा होगा। क्लियर। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास अभी मैंने बताया था ऊपर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलर वे में sp3d2 अगर आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। दोनों के दोनों केस में जो है शेप इसकी सेम ही होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है? सेंटर में मेटल, 4 लिगेंड्स ऐसे और 2 लिगेंड्स ऊपर नीचे। ये हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लियर है शेप? ये जो मैंने बताया आपको वेरियस बॉन्ड थ्योरी है, इसके बारे में बताया।